तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया। एक ऐसा फैसला जो देश के एक प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, राजीव गांधी के कातिलों से जुड़ा हुआ था। वैसे इस फैसले पर बहस हो सकती है, लेकिन इस फैसले से मुझे जो एक चीज़ समझ में आती है तो वो ये है कि कानून हर एक के लिए बराबर होता है। वरना आप सोचें कि किसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर का जिन लोगों ने कत्ल किया, क्या उनकी रिहाई के बारे में कोई सोच सकता है? मुमकिन है। लेकिन फिर यही है कि एक आम आदमी और जो कहा जाता है एक बड़ा आदमी, इन सब के लिए बात एक ही जैसी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं इस देश में जहाँ 20-20, 25-30 साल से लोग जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया है। तो ये भी कुछ ऐसे ही मामला है। 30 साल के आसपास जेल में बंद रहे और उसके बाद अब फिर ये है कि पता नहीं कब तक रहे। तो 30 साल काफ़ी होता है शायद। दूसरा ये है कि इन 30 सालों में एक बड़ा हिस्सा इन तमाम लोगों ने जेल में ये सोचकर काटे कि पता नहीं किस दिन सुबह सुबह फांसी दे दी जाए। तो मौत के डर और दहशत के बीच में बहुत साल काटे। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इतने लंबे वक्त तक अगर फांसी नहीं हुई तो चलो फिर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। वो उम्र कैद में भी 30 साल जेल में हो गए। तो 30 साल के बाद क्या छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और भी सबसे बड़ी चीज़ आई, वो ये कि जिस शख्स का कत्ल होता है यानी राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी, वो खुद कोर्ट से और गवर्नर से अपील करती हैं और बल्कि जितने भी कातिल थे उसको माफ़ कर दिया। बहुत पहले की बात है। और उनमें से जो एक थी लेडी, उसको बाकायदा, वो चूँकि प्रेग्नेंट थी, उसने अर्जी दाखिल की थी। तो सोनिया गांधी ने यह कहा था कि उसे छोड़ दिया जाए। वो खुद उन्हें माफ़ करती हैं। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसी साल मई में एक और फैसला आया। राजीव गांधी के हथियारों में से एक, जो सबसे काबिल, पढ़ा लिखा, जिसने जेल में रहते हुए 2-2 डिग्रियां हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट, उसकी रिहाई का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत साल 30 साल जेल में रह गया, इसे छोड़ दिया जाए। और उसको गिरफ्तार क्यों किया गया था कि राजीव गांधी के कत्ल में शामिल जितने कातिल थे, जिस बॉम्ब से, ह्यूमन बॉम्ब ने अपने आप को उड़ाया था मनु ने, उस बॉम्ब के लिए 2 पेंसिल बैटरी और एक मोटरसाइकिल खरीदने का इल्ज़ाम था उस शख्स पर। तो पेरारीबलन इसी साल 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उसे छोड़ा था। 7 लोगों को सज़ा हुई थी। सज़ा भी कैसे, निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई, फिर मौत की सज़ा बरकरार रही, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब की उम्र कैद की सज़ा कर दी और अब आखिरकार सभी के रिहाई के रास्ते खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि राजीव गांधी के जो कातिल 6, क्योंकि एक को पहले अभी मई में ही रिहा कर दिया गया था, इन सब ने 30 साल जेल में काट लिए। 30 साल एक लंबा वक्त होता है। जेल के अंदर इनके चाल चलन, इनका आचरण भी ठीक है। इसीलिए संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने इन सभी 6 को रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज थे BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना। इन दोनों की बेंच थी, खंडपीठ थी, और इन दोनों ने ये फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि इन सबको छोड़ दिया जाए। राजीव गांधी का कत्ल कैसे हुआ, इसकी साजिश कैसे रची गई, ये पूरी कहानी मैंने इसी कहानी के एपिसोड में आपको सुनाई। और आज आखिर में कहानी के वो लिंक दोबारा मैंने कहा है वनिता को वो डाल देगी। तो जिन लोगों ने नहीं सुनाई है, पहले ये कहानी सुन लें, उसके बाद उस लिंक पर अगर जाएंगे तो राजीव गांधी का कत्ल कैसे हुआ, कैसे साजिश रची गई, पूरी डिटेल में आप वहाँ सुन सकते हैं। हल्की सी बात बताते हुए फिर आज की कहानी पर आगे बढ़ता हूँ। 21 मई 1991, 21 मई 1991, तमिलनाडु का श्रीपेरुम्बदूर इलाका, राजीव गांधी एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए गए। वहीं पर एक सुसाइड बॉम्बर आती है। वो पैर छूने के लिए झुकती है, कमर पे उसके बॉम्ब बंधा हुआ था, बारूद। और इसके बाद एक धमाका होता है, बहुत तेज़ धमाका। इस धमाके में कुल 18 लोगों की मौत हो जाती है। चूँकि राजीव गांधी के बिल्कुल वो नीचे झुकी हुई थी और राजीव गांधी का चेहरा उसके सर की तरफ था, पीठ की तरफ था, तो सबसे ज़्यादा नुकसान राजीव गांधी को हुआ। उनकी लाश की शिनाख्त भी उनके पहने हुए जूते की वजह से हुई और घड़ी की वजह से। तो 18 लोगों की जान गई। इसके बाद सबसे पहले जो पेरारीबलन था उसको गिरफ्तार किया गया, फिर एक एक करके बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 18 लोग गिरफ्तार हुए थे। फिर मुकदमा चलता रहा। इस मुकदमे के दौरान करीब 288 विटनेस को कोर्ट में बुलाया गया। इसके अलावा उन सबसे जिरा हुई। 1477 अलग अलग दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए गए, जो करीब 10,000 पन्नों के थे। 10,000 पन्नों के सारे दस्तावेज थे। 1180 अलग अलग नमूने थे, सबूत थे, वकीलों की दलीलें थी, बहस थी, जिरह थी।
और उसके बाद फिर लंबा केस चला और आखिरकार अदालत ने इनमें से 7 लोगों को सजाए मौत सुनाई थी। इन 7 लोगों में एक तो प्रेविलन था ही, एक मुरुगन के अलावा उसकी पत्नी नलनी, इसके अलावा संथन, रविचंद्रन, जयकुमारन, प्यास, ये सारे लोग थे। अब जैसा मैंने बताया कि मई में ये हुआ कि प्रेविलन को कहा गया कि सबसे कम सबूत इसके खिलाफ थे और डायरेक्ट ये एविडेंस नहीं था, कि इसे पता नहीं था, ये असल में बाद में सीबीआई ने कहा कि जो इसने बैटरी खरीदी थी जो बॉम्ब में यूज़ हुआ उसके बारे में इसे जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसने दोस्ती में दी और एक मोटरसाइकिल दी। तो इन सारी चीज़ें थी। अच्छा, बेहद पढ़ा लिखा शख्स, पढ़ने लिखने वाला। जेल के अंदर 1971 में ये तमिलनाडु में ही पैदा हुआ था प्रेविलन, और 1991 में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा था। पढ़ने लिखने में बेहद तेज़, और फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसकी सज़ा जो थी, मौत की सज़ा इससे भी सुनाई गई थी, लेकिन फिर उम्र कैद में बदल दी गई। अब जेल में क्या करें, तो प्रेविलन, चूँकि मैंने बताया कि पढ़ने में तेज़ था, इसने जेल के अंदर से ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया। इसके अलावा इसने MCA किया जेल के अंदर से ही, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। फिर इसने ये दोनों एग्ज़ाम 90% से एबव मार्क से पास किया जेल में रहकर। फिर इसने 2013 में तमिलनाडु का एक और एग्ज़ाम था जिसी के कोर्स से जुड़ा था, उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट था। तो इतना पढ़ा लिखा है, इतना तेज़। और मई में इसी 2022 में 18 मई को इसको रिहा कर दिया गया। तो जब इसको रिहा किया गया तो बाकी की जो 6 लोग थे उन्होंने कहा कि हम भी 7 बंद हैं, तो अगर एक को रिहा किया गया तो ये कानून हम पे भी लागू होना चाहिए। इसका ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आज बाकी 6 लोगों को भी रिहाई का हुक्म सुना दिया। अब प्रेविलन की तो कहानी सुना दी, बाकी 6 लोग कौन थे और उनका क्या रोल था और वो जेल में कैसे रहे, क्या किया, अब उन लोगों की एक एक करके आपको सुनाता हूँ। पहला मुरुगन, कहते हैं मुरुगन वो था जो नंबर 2 था एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन में, और ये श्रीलंका के जाफना का रहने वाला था, मतलब तमिलनाडु का नहीं था। और वहाँ पे ये लिट्टे का यानी LTTE का एक बॉम्ब एक्सपर्ट्स था और बॉम्ब बनाने में इसकी महारत थी। मुरुगन की शादी हुई थी नलनी से जो तमिलनाडु की है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इन दोनों को उम्र कैद और फांसी की सज़ा एक साथ हुई, क्योंकि दोनों इस साजिश में शामिल थे। तो ये दोनों पति पत्नी थे, साथ में सज़ा सुनाई गई। जब ये दोनों जेल गए तब नलनी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो नलनी के ऊपर आऊँगा तब बताऊँगा। लेकिन जेल के अंदर मुरुगन जो है ये बीमार रहने लगा था और इसी बीमारी से तंग आकर इसने एक बार मर्सी किलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी थी। मतलब ये कि मुझे खुद को मारने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मैं अब बीमार हूँ और जेल की सलाखें हैं, तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद को मारने की जो उसकी फरियाद थी उसको नामंजूर कर दी। जेल ऑफिशियल के ख़िलाफ़ इसने एक बार 10 दिन का जेल के अंदर भूख हड़ताल भी किया था, जो मामला फिर उठा और 10 दिन के बाद फिर इसने उपवास तोड़ा था जब इसको वादा किया गया था। तो जो 6 लोगों की रिहाई का हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें से एक यही मुरुगन है। नंबर 2 पे उसकी वाइफ एस नलनी, हस्बैंड वाइफ दोनों जेल में लेकिन अलग अलग। नलनी चेन्नई की थी, मुरुगन तो तमिलनाडु के जाफना का था, ये चेन्नई की थी। और चेन्नई के एक कॉलेज से इसने बाकायदा ग्रेजुएशन किया, पढ़ने लिखने में बेहद तेज़ थी। चेन्नई के ही एक प्राइवेट कंपनी में ये स्टेनोग्राफर के तौर पर काम कर रही थी। साथ ही ये डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए मास्टर का कोर्स भी कर रही थी जब ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर इसका लिट्टे के साथ एक रिलेशन बना और कहते हैं उसकी वजह इसका भाई था, क्योंकि वो लिट्टे को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, जो कुछ श्रीलंका में चल रहा था उसको लेकर। तो ये फिर लिट्टे की एक एक्टिव कैडर बन गई, लेकिन रहती थी चेन्नई में, पर श्रीलंका आना जाना था। और उसके बाद मुरुगन से फिर इसकी शादी हो गई। अब मुरुगन लिट्टे का बॉम्ब एक्सपर्ट। फिर इसके बाद ये 1991 हुआ, राजीव गांधी की मौत हुई, ये दोनों गिरफ्तार हो गए, तब ये प्रेग्नेंट थी। फिर इसने जेल में एक बेटी को जन्म दिया। जब बेटी को जन्म दिया, अब इसे उस वक्त हो गई थी फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट से। तो अब नलिनी ने एक एप्लीकेशन दी, उसने कहा कि पहले तो मैं और मेरा पति था मुरुगन, लेकिन अब मेरी एक बेटी पैदा हो गई है और हम दोनों को सज़ाए मौत मिली है, तो अगर हम दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा तो ये बताएं कि मेरी बेटी की परवरिश कौन करेगा। मेरी बेटी का क्या गुनाह है या ख़ता है, जो हमने किया वो तो ठीक है, लेकिन उसे किस बात की सज़ा की उससे एक साथ उसके माँ और बाप दोनों को छीन लिया जाए। जब ये एप्लीकेशन गया, इसके बाद ये बात गई गवर्नर तक कि माफ़ कर दिया जाए। तब कहते हैं कि सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि चूँकि वो एक माँ बनी है, एक बेटी को पैदा किया है, एक
माँ या बच्चे का बिछड़ना या दूर होना का दर्द वो समझती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नलिनी को माफ़ कर दिया जाए, ये जानते हुए भी कि उसने मेरे पति को मारा है। तो नलिनी ने ये एप्लीकेशन दी थी। तो उस एप्लीकेशन के बाद फिर बाकी चीज़ें हुई और नलिनी की जो सज़ाए मौत थी उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। बहुत सारी वजह थी, लेकिन उसमें ख़ास ये थी कि चूँकि वो एक बेटी की माँ थी और बाप को भी फांसी हो चुकी है तो उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी। और 2000 में चूँकि सीधे सीधे राजीव गांधी जुड़े थे तो उनकी फैमिली की क्या राय है ये भी जानना था। तब सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा था कि चूँकि उसकी बेटी है इसलिए उसको माफ़ कर दिया जाए, और मैं माफ़ करती हूँ। तब इसके बाद 2000 में राष्ट्रपति ने नलिनी की दया याचिका को एक्सेप्ट किया और नलिनी को माफ़ कर दिया था। एक ज़माने में नलिनी ने भी मर्सी किलिंग की एप्लीकेशन दी थी अपने पति की तरह कि मैं भी अब थक गई हूँ, परेशान हूँ, लेकिन तब भी उसकी इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। खैर, इसके बाद अब नलिनी की बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई। जो ताज़ा खबर है वो ये है, चूँकि उस वक्त 30 साल हो गए इसको जेल में रहते हुए और करीब 28-29 साल अब इसकी बेटी की उम्र हो गई है। फिर बेटी को कुछ लोगों ने मदद की और बेटी ने लंदन में पढ़ाई की, नलिनी ने। और अभी कहते हैं कुछ वक्त पहले लंदन में शादी हुई और अपनी बेटी की इस शादी में शामिल होने के लिए नलिनी जो है वो लंदन भी गई थी। तो पेरोल पर रिहा होकर, जब शादी हुई थी तब वो पेरोल पर रिहा हुई थी। तो राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया था सज़ाए मौत से, लेकिन उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी गई। तो ये जेल में थी, बेटी बाहर पली बड़ी, अच्छी खासी तालीम हासिल की और लंदन में पढ़ाई की। उसके लंदन में ही एक अच्छे लड़के से शादी हो गई और पेरोल पर खुद नलिनी लंदन पहुंची थी। तो आज के इस फैसले के बाद मुर्गन यानी कि नलिनी का पति और उसकी पत्नी नलिनी, ये दोनों रिहा हो गए। तो ये हुए 2। अब तीसरा कैरेक्टर कौन है जो रिहा हुआ? तो इसमें जो तीसरा कैरेक्टर है उसका नाम है संथन। संथन भी श्रीलंका से आया था और जो इंडिया में राजीव गांधी को मारने की पूरी साजिश थी, उस साजिश की हर कड़ी के बारे में ही जानता था। 12 सितंबर 1990 को ये श्रीलंका से तमिलनाडु पहुंचा था और ये असल में धनु, जिसने राजीव गांधी को जो ह्यूमन बॉम्ब बनी थी, जिसने अपने कमर पर बॉम्ब बांधा था और झुकी पैर छूने के लिए और फिर बटन दबा दिया और धमाका हुआ। तो दरअसल उस धनु का दोस्त था ये संथन। और धनु भी जो थी वो एलटीटी की बहुत ख़ास, संथन भी ख़ास। और कहते हैं कि संथन को इसीलिए भेजा गया था ताकि ऐन वक्त पर धनु अपने इरादे से पलट न जाए। तो ये लोग नज़र रखते थे, ख़ासतौर पर जो एक सुसाइड बॉम्बर है उसको मरना है। अब क्या पता कब कौन सी चीज़ दिमाग में आ जाए और वो इरादा बदल दे कि यार उसको मारना है लेकिन खुद भी मरना पड़ेगा, तो पल में आपका की सोच बदल सकती है। तो संथन का ये काम था कि वो धनु को लगातार एक्टिव रखे और धनु को लगातार वो प्रोवोक करे और उसके दिमाग में कोई और बात ना आने दे। तो संथन जो था वो ख़ास तौर पर यहाँ आया था इन हथियारों की मदद करने, इन कातिलों की मदद करने के लिए। और ये भी था उसका ऑर्डर कि अगर जो टीम बनाई गई उसमें से कोई ऐन वक्त पर पीछे हटता है तो फिर वो अपनी ही टीम है लेकिन बेशक उसको भी मार दो, ताकि ये राज, ये प्लान, ये साजिश का हिस्सा जो है वो लीक ना हो। तो संथन एक तो धनु पे नज़र रखना, दूसरी इस ऑपरेशन में जितनी भी लोग शामिल थे उन पे नज़र रखना कि अगर कोई पलटा तो संथन का काम था उसको मार डालना। तो ये भी पकड़ा गया था, इसे भी पहले फांसी हुई फिर उम्र कैद। अब इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है। तो मुर्गन, नलिनी, तीसरा हो गया संथन। अब चौथा कैरेक्टर कौन है? चौथा कैरेक्टर है पी रविचंद्रन। पी रविचंद्रन ये भी एलटीटीई का एक ख़ास एक्टिव मेंबर था और ये बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग देता था श्रीलंका में और ट्रेनिंग लेकर ही यहाँ आया था ताकि बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे, ऑपरेशन में कुछ और हो तो फिर ये बीच में इसका रोल था। और इसको असल में यहाँ पर जो मुलाकात और इसको लेकर आया गया था वो शिवरासन था। शिवरासन ने ही इसको मिलवाया था और इस ऑपरेशन में शामिल किया था। शिवरासन अब कौन है आप पूछेंगे, तो शिवरासन असल में इस पूरे ऑपरेशन का मेन इंचार्ज था मुर्गन के अलावा। और बाद में जब शिवरासन के बारे में ये पता चला, खुलासा हुआ, तो राजीव गांधी की मौत के बाद शिवरासन ने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। तो शिवरासन का खास था रविचंद्रन, जो हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आया था और यहाँ पर इन सब को ये था कि बॉम्ब अगर काम ना करे तो कोई और रास्ता हो तो उसके लिए तैयार रहना। तो ये रविचंद्रन था जो कैरेक्टर चौथा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी आज रिहा करने का हुक्म सुनाया। अब पांचवा कैरेक्टर है जय कुमारन, जिसकी रिहाई का फरमान जारी हुआ है। जय कुमारन की असल में जो बहन है उसकी भी शादी इसी साजिश में शामिल एक और कैरेक्टर से हुई थी। तो इसको भी लिट्टे ने भेजा था, ये भी श्रीलंका ही था और इसको यहाँ पर ये था
कि जो धमाका होगा तो उसमें एक तो है धनु राजीव गांधी के करीब जाएगी, बाकी लोग जैसे कोई एक प्रेस रिपोर्टर बन के था, बाकी लोग भी उसी भीड़ में थे लेकिन दूर दूर थे क्योंकि उन्हें मालूम था धमाका जब होगा तो किस रेंज में नुकसान पहुंचेगा। तब उन लोगों को वहाँ से निकलना, और ये बैकअप टीम थी कि अगर मौका मिला धनु नाकाम हो गई तो किसी और को वार करना है। तो उसमें यह था कि जो ये तमाम लोग हैं जब ये हमला हो जाए उसके बाद इन सभी लोगों को सुरक्षित महफूज ठिकाने पर पहुंचाना और उन्हें छुपाना, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी जय कुमारन को कि तुम करोगे। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि जय कुमारन की जो बहन थी उसकी शादी हुई थी इसी ऑपरेशन में शामिल एक और शख्स पयास से। तो अब जय कुमारन जिसको सुरक्षित सबको हमले के बाद लोगों को छुपाना था फिर निकालना था, ये पांचवा कैरेक्टर है जिसकी रिहाई का फैसला हुआ। अब आखिरी 6 लोगों को रिहा किया गया है, उसका नाम पयास है। जय कुमारन की बहन का पति यानी जय कुमारन का साला, इसका काम यह था कि जय कुमारन के साथ मिलकर ये जितने भी लोग बचेंगे हमले में, ये भी था कि कुछ मारे जाएंगे क्योंकि सब सुसाइड बॉम्बर टाइप के थे, तो उनको एक तो वहाँ से निकालना, उनको रास्ता दिखाना, और इसके बाद इन लोगों की जगह फिक्स थी कि कहाँ रहना है, कहाँ बचना है पुलिस से, एजेंसियों से, क्योंकि कोई मामूली कत्ल करने नहीं जा रही है, देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारने जा रहे हैं। तो सारी एजेंसियाँ, पुलिस फोर्स सब एक्टिव होंगी। तो उन सब के दौरान इन सबको बचाना और निकालना और उनको फिर ले जाकर सुरक्षित रखना था। तो हालांकि ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका डायरेक्ट इस साजिश में शामिल होने के एविडेंस शायद सीबीआई सामने नहीं रख पाई, तो इसको लेके भी एक बहस हुई थी। तो ये 6 कैरेक्टर कुल जिनकी रिहाई हुई है, मुरुगन, उसकी बीवी नलनी 2, संथन 3, पी रविचंद्रन 4, जय कुमारन 5, पयास 6। करीब करीब 30 साल तक जेल में ये लोग रहे। 30 साल के बाद ये सब बाहर आए और इनकी बाहर आने का रास्ता जो दिखाया था वो पेरारी बलन ने दिखाया था, जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। हालांकि बाद में सीबीआई ने इसमें पेरारी का भी एक इंटरेस्टिंग केस है कि सीबीआई ने अपना जो पहला सारे सबूत पेश किए तो उन्होंने कहा था कि ये जो बैटरी खरीदी गई थी बॉम्ब जिसको धनु ने पहना था उसको चार्ज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, तो पेरारी को पता था कि ये बॉम्ब के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन बाद में जब दूसरा फेस आया और ये माफ़ी उफ़ी की बात आई तब सीबीआई ने एक दूसरा दिया था कि नहीं, उसे इस साजिश के बारे में पता नहीं था, उसने अंधेरे में ये बैटरी खरीद कर दे दी, उसे नहीं मालूम था इसका इस्तेमाल कहाँ होना है, यानी कि राजीव गांधी को मारने के लिए होना, ये नहीं मालूम था। तो इन सारी चीज़ों का भी फ़ायदा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर आज का ये एक बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसके कत्ल ने पूरे देश को दहला दिया, उस कत्ल के बाद फिर आपको याद होगा कि दिल्ली समेत दंगे हुए जिसमें बहुत सारे बेगुनाह सिख मारे गए और बहुत सारी चीज़ें हुई। उस केस को लेकर 1991 के अब हर जो भी था इसमें, मतलब साथी थे, 7 के 7 अब बरी हो गए। इस केस में किसी एक को भी फांसी नहीं दी गई, किसी एक को भी फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, जबकि सबको सजाए मौत मिली थी नीचे से लेकर ऊपर तक हर अदालत ने। लेकिन फिर बहुत सारे मोड़ आए। खुद तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री पहले जयललिता थी, उसके बाद अभी स्टैलिन, इन्होंने भी इन लोगों की रिहाई के लिए सिफारिश की थी। और इन सब का कहना यही था कि चूंकि 30 साल हो गए, 30 साल काफ़ी होता है, अगर उम्र कैद होती तो 2 उम्र कैद की सज़ा तो काट चुके थे, इसके बाद इनको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ा जो हक में गया इन लोगों के कि जिस गांधी परिवार के राजीव गांधी का कत्ल हुआ, उस परिवार ने इनमें से हर एक को माफ़ी दे दी थी। तो इस बात को भी कोर्ट ने और प्रेसिडेंट ने सामने रखा। और इसी के बाद आज यानी कि 11 नवंबर को करीब 30 साल की कैद के बाद इन सब की रिहाई का फरमान आ गया। तो ये थी